कानून। हिजड़ों को आजकल कानूनी मान्यता प्राप्त हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में हिजड़ों को स्त्री और पुरुष से अलग तीसरे लैंगिक समूह के रूप में मान्यता दी है। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1, 3, 5, 6, 7 और 12 के अंतर्गत उन्हें मूल मानव अधिकार प्रदत्त कराने की योजना की गई। 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय ने शल्य क्रिया के द्वारा लिंग परिवर्तन को लागू कराते हुए तृतीय लिंग की पहचान देने बल्कि उन्हें सभी विधिक और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का निर्देश केंद्र सरकार एवं देश की राज्य सरकारों को दिया है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19वीं 1 खा और 21वीं के अंतर्गत देश के व्यक्तियों नागरिकों को प्रदत्त सभी मूल अधिकारों को हिजड़ों के भी पक्ष में विस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है। 1. विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें व्यक्ति शब्द के अंतर्गत स्त्री और पुरुष मात्र नहीं हिजड़े भी आते हैं। दूसरा, हिजड़ों के साथ लिंग विभेद। अनुच्छेद 15 एवं 16 संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 संयुक्त रूप से लिंगीय पक्षपात या लिंगीय विभेद को प्रतिबिंबित करते हैं। इनमें प्रयुक्त लिंग शब्द केवल पुरुष या स्त्री के जैविक लिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत वे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं को न तो पुरुष मानते हैं और न ही स्त्री। तीसरा, हिजड़ों की स्व पहचानीकृत लिंग एवं आत्म अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 19वीं 1 खा संविधान के अनुच्छेद 19वीं 1 खा का कथन है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और उसके अंतर्गत किसी नागरिक के अपने स्व पहचानीकृत लिंग को अभिव्यक्ति करने का अधिकार भी सम्मिलित है। वेशभूषा पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाया जा सकता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की एकांतता का महत्व, स्व पहचान, स्वायत्तता आदि और व्यक्तिगत अखंडता अनुच्छेद 19वीं 1 का के अंतर्गत बनाए गए मूल अधिकार है। 14. लिंगीय पहचान और गरिमा का अधिकार। अनुच्छेद 21 संविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद मानव जीवन की गरिमा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए लिंगीय पहचान हमारे संविधान के अंतर्गत अधिकार और स्वतंत्रता का एक भाग है। 5वां, तृतीय लिंग की संवैधानिक अवधारणा और कानूनी मान्यता। स्व पहचानीकृत लिंग या तो पुरुष या महिला या तृतीय लिंग हो सकता है। हिजड़ा तृतीय लिंग के रूप में ही जाना जाता है, न कि पुरुष अथवा स्त्री के रूप में। इसलिए उनकी अपनी लिंगीय अक्षमता को सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूह के कारण एक तृतीय लिंग के रूप में विचारित किया जाना चाहिए। 6. लिंग परिवर्तन करने वाले के संवैधानिक अधिकार। यदि कोई व्यक्ति अपने लिंग या अपनी लिंगीय विशेषता और मानसिक भाव का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत लिंग पुनर्स्थापना शल्य क्रिया के द्वारा परिवर्तित करा लेता है, तब ऐसी शल्य क्रिया के बाद बनाए गए पुनर्लिंग को लिंगीय पहचान की मान्यता देने में कोई बाधा या रुकावट नहीं है। अथवा ऐसा व्यक्ति भी पुरुष या स्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार रखता है। अतः ट्रांसजेंडर समूह भी देश के नागरिक हैं और उन्हें तृतीय लिंग की पहचान दी जानी चाहिए, जिससे वे भी गरिमा और सम्मान के साथ अर्थपूर्ण जीवन यापन कर सके और देश के अन्य नागरिकों की भांति मतदान के अधिकार, संपत्ति अर्जन के अधिकार, विवाह के अधिकार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वाहन चालन, अनुज्ञप्ति इत्यादि के माध्यम से औपचारिक पहचान प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा, नियोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार का दावा कर सके। 7वां, किन्नर और अंतर्राष्ट्रीय कानून। उच्चतम न्यायालय ने किन्नरों को देश के संविधान के अंतर्गत एक नागरिक और व्यक्ति के रूप में सम्मिलित करने के पीछे उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी विचार में लिया है जो मानव प्राणी को मूल मानव अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य को उत्तरदायित्व सौंपते हैं।
किन्नरों के पक्ष में जिन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों एवं कानूनों का सहारा लिया जाता है उनमें मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1, 3, 5, 6, 7 और 12 के अंतर्गत प्रदत्त मूल मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966, यौनकर्ता सिद्धांत 2006 तथा यूरोपीय कन्वेंशन 2006 और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पारित किए गए कानून मुख्य हैं। 8वां, अंतर्राष्ट्रीय कानून का संविधान में प्रवर्तन। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब किन्नरों के अधिकारों के लिए देश में कोई विधि अर्थात विधायक नहीं है और उसके कारण ही ट्रांसजेंडर समुदाय को अनेक विघातकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तब यह न्यायालय उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा पर निर्देश और आदेश देता रहेगा। 9वां, किन्नरों के पक्ष में सरकार को निर्देश एवं आदेश। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने देश में किन्नरों के विधिक और संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में उपयुक्त तर्कपूर्ण कारणों के आधार पर निम्नलिखित निर्देश आदेश जारी किए हैं। हिजड़ा या यूनक को उनके युगल लिंगी होने के बावजूद संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उनके मूल अधिकारों तथा संसद और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तृतीय लिंग माना जाए। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के अनेक आत्म पहचानीकृत लिंग का निर्धारण करने के अधिकार को भी कायम रखा जाता है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को इसी के अनुरूप उनकी लिंगीय पहचान जैसे पुरुष या स्त्री या तृतीय लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस वर्ग को देश के नागरिक के रूप में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित करें तथा इन्हें शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्रदान करें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याएं, विभेदकारी नीति एवं उत्पीड़न इत्यादि के निदान के लिए तत्काल कदम उठाएं तथा उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाकर एवं जन जागरण के माध्यम से समाज में उन्हें सम्मान तथा स्थान प्रदान करने के लिए कदम उठाए। माना जा सकता है कि समाज के उस उपेक्षित वर्ग के पक्ष में दिया गया यह निर्णय देश में किन्नर समुदाय के लुप्त प्राप्त हो रहे सम्मान व प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में मददगार साबित होगा। विश्व में किन्नरों की स्थिति। विश्व में किन्नर समुदाय ट्रांसजेंडर के रूप में जाने जाते हैं जिनका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इन्हें LGBT समुदाय या एक वर्ग भी माना जाता है। विश्व में इनकी प्राचीनतम उपस्थिति दक्षिण अफ्रीका और वर्तमान में अधिकतर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आदि देशों में मिलती है। इस वर्ग के अधिकारों के लिए वर्ष 2006 में इंडोनेशिया के यौकर्ता में एक विश्व सम्मेलन 6 से 9 नवंबर आयोजित किया गया। इसमें इनकी लैंगिक उत्पत्ति एवं लिंगीय पहचान को मान्यता प्रदान करते हुए कुछ सिद्धांतों को अंगीकृत किया गया जिन्हें यौकर्ता सिद्धांत कहते हैं। यौकर्ता सिद्धांत के बाद विश्व के अनेक देशों ने इस वर्ग के लिए कानून बनाए हैं, जिनमें ब्रिटेन का समानता अधिनियम 2010, ऑस्ट्रेलिया का लिंग विभेद अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2013, यूरोपियन यूनियन कानून 2006, हेट क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2009 इत्यादि प्रमुख है। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने सुनील बाबू पंत 2007 के मामले में इस समुदाय को तृतीय लिंग की पहचान प्रदान की है। अगले, साहित्य में हिजड़े। साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हिजड़ों का उल्लेख पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है। उत्तर भारत में अर्धनारी की संकल्पना इन्हीं के आधार पर है। अर्धनारी स्वरूप भगवान शिव का माता पार्वती में विलोपित होने के बाद सामने आया है। रामायण में राम के प्रति हिजड़ों द्वारा दिखाया गया समर्पण और त्याग की भावना उल्लेखनीय है। महाभारत में शिखंडी के बारे में बताया गया है। फिर विभिन्न संप्रदायों में हिजड़ों की भावनाओं का जिक्र मिलता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं को कृष्ण की प्रेमिका माना है। आत्मा के रूप में स्वयं को स्त्री की भूमिका में देखते हुए परमात्मा के रूप में प्रियतम कृष्ण को देखता है। यह पुरुष के भीतर स्त्रैणता का रूप है।
इसके अलावा स्त्री रूपी आत्मा और पुरुष रूपी परमात्मा के प्रेम का जिक्र भी है। कृष्ण काव्य के अलावा राम काव्य में रसिक संप्रदाय के अंतर्गत कविगण राम को जीजा और स्वयं को उनकी साली समझते थे। पुरुष मन की स्त्री सुलभ मसृणता का रूप खनानंद की कविता में हम देख सकते हैं। काव्य के अलावा गद्य साहित्य में भी हिजड़ों का चित्रण मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1891 में गिन्नी नामक कहानी लिखी। उक्त कहानी एक किशोरवयी लड़के आशु की कहानी है। वह अपनी सगी बहनों के साथ खेल कूद कर बड़ा होने के कारण उसमें एक प्रकार की स्त्रैणता दिखाई देता है। उसका गुरु उसे गिन्नी नाम से पुकारा जाता है। टैगोर की और एक कहानी है व्यावधान। उक्त कहानी के प्रमुख पात्र है वनमाली। उनकी वैष्णव भक्ति के बहाने व्यक्त होने वाले उसके समलैंगिक आकर्षण को दर्शाया गया है। हिंदी में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में लौंडेबाजों का जिक्र है, वे यही किन्नर है। प्रसिद्ध साहित्यकार खुशवंत सिंह ने अपने उपन्यास दहली में भगवती नामक हिजड़े को केंद्र में रखकर वेश्यावृत्ति की समस्या को उकेरा है। तमिलनाडु के उपन्यासकार समुद्री राम का हिजड़ों पर तमिल में लिखा गया पहला उपन्यास है 1994 में प्रकाशित वाडामल्ली। ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ए रेवती की कृति युनारवुम युरुवामम हिजड़ा समुदाय के सदस्यों पर आधारित प्रथम अंग्रेजी कृति है। नान सरावानन द्वारा 2001 में लिखित आयाम विद्या जो 2008 में प्रकाशित हुई है। जॉन एर्विंग का उपन्यास ए सन ऑफ द सर्कस भी हिजड़ों पर केंद्रित है। हिंदी साहित्य में बहुत कालों से हिजड़ों पर कोई रचना नहीं निकलता था। 2002 में नीरजा माधव द्वारा लिखित यमदीप से हिंदी साहित्य में इसकी शुरुआत हुई। आगे चलकर तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाल मंडी, जिंदगी 50-50, पोस्ट बॉक्स नंबर, नाला सोपारा, मैं पायल आदि उपन्यासों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से लेखकों ने हिजड़ों पर दृष्टि डाली। हिजड़ा लक्ष्मी नारायण तिवारी की आत्मकथा है मी हिजड़ा मी लक्ष्मी। सिनेमा और हिजड़े, हिजड़ों को केंद्र पात्र बनाकर फिल्में भी निकली हैं। 1995 में प्रदर्शित तमन्ना नामक फिल्म का केंद्र पात्र एक हिजड़ा है। दीपा मेहता की फिल्म जल, गुरिंदर छठा का 2004 में बनाई गई फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी हिजड़ा भी केंद्र में है। 1997 में बनी फिल्म दरमिया इन बिटवीन भी हिजड़ों पर केंद्रित है। 2000 में बनी फिल्म अपू भी इस कोटि में आने वाले हैं। सन 2005 में बनी फिल्म है शबनम मौसी। इसका केंद्र पात्र राजनीतिज्ञ शबनम मौसी है, वो भी एक हिजड़ा है। इसके अलावा कुंवारा बाप, लावारिस, अमर अकबर अंदोनी, नया दिन नईरा, सड़क, गुलाबी आयना, रज्जो, दायरा, राजा हिंदुस्तानी, वेलकम टू सज्जनपुर, मर्डर 2, गुलाल, कॉमन जेंडर, खान गली, नटरंग, कंडीशन अप्लाई, ए जग, कृष्ण सुदामा, डोंट नो ना जाने क्या, चित्रांगदा, थर्ड मन न राजा न रानी, रक्तधार, बुलेट राजा, क्वींस, डेस्टिनी ऑफ डांस आदि फिल्में भी हिजड़ों को दर्शाया गया है। मलयालम में भी इसको केंद्र में बनाकर फिल्में बनाई गई, अर्धनारी और न्यान मेरी कुटी। तमिल में भी इस प्रकार के फिल्में निकली हैं। कांचना इसका उत्तम उदाहरण है। इस प्रकार देखें तो हिजड़ों को समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों के समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज, साहित्य और फिल्मों में हिजड़ों को अपना दर्जा प्राप्त है। भविष्य में इनकी स्थिति और भी सुधर जाए, इसी आशा के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। इतने समय तक मुझे सुनने वाले आप सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।